हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फोर्थ लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट को समझा था कि क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू हमने देखा था। इसके बाद लेक्चर्स में हम लोगों ने हिस्ट्री देखी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे बना, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा एज इन ऑलराइट। उसके बाद हमने देखा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्जॉस्टिव एक्ट है। इसके बाद हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा। हमने डेफिनेशन क्लॉज देखे, हमने सारी डेफिनेशन देखी। सेक्शन 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो आगे पूरे एक्ट में यूज हुए हैं। क्लॉज ए से लेके क्लॉज जे तक दिया गया है, सारे के सारे क्लॉजेस हमने देखे। इसके बाद अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, विच वॉज इवन द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, दैट इज सेक्शन 2A, दैट इज प्रपोजल। हमने देखा प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल की डेफिनेशन में कौन से कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को हमने इलैबोरेट करके पढ़ा। ऑलराइट, तो हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रपोजल को कम्युनिकेट होना होता है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस कम्युनिकेशन के ऊपर हमने केस लॉज देखे। इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि प्रपोजल करते टाइम आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑलराइट, इसमें हमने फिर देखा कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या होता है, कब कब किन सिचुएशंस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि अच्छा ये कौन से केसेस होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, फिर आते हैं प्रोफेशनल एंड कमर्शियल एंड सोशल अरेंजमेंट्स। तो इसमें हमने वेरियस केस लॉज देखे, जैसे कि डोमेस्टिक में सबसे फेमस केस है बाल्फो वर्सेस बाल्फो, वो देखा। प्रोफेशनल में हमने देखा रोज एंड फ्रैंक वर्सेस जे.आर. क्रॉम्पटन। ऐसे ही हमने सोशल अरेंजमेंट में भी देखा। तो बेसिकली हमने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पूरा अच्छे से देखा। इसके बाद आज के लेक्चर में रिमेनिंग जितना भी है प्रपोजल के टॉपिक में हम वो करने वाले हैं। और जो 2 टॉपिक्स आज के लेक्चर में प्रपोजल के रिगार्डिंग करने वाले हैं, वो प्रपोजल के और इवन कॉन्ट्रैक्ट के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सबसे पहला तो है इनविटेशन टू प्रपोजल। इनविटेशन टू प्रपोजल क्या होता है, कब होता है, उसके केस लॉज, एवरीथिंग आज हम देखेंगे। प्रपोजल और इनविटेशन टू प्रपोजल में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी काइंड्स ऑफ प्रपोजल के बारे में, कितने टाइप्स के प्रपोजल्स होते हैं, उनके केस लॉज क्या हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। ऑलराइट, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, तो प्लीज़ बी अटेंटिव बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। एक क्विक रिकैप दे देती हूँ मैं आपको कि हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रपोजल किया जाता है। वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस होती है देन उस प्रपोजल की। जब एक्सेप्ट हो जाता है कोई प्रपोजल तो वो प्रॉमिस बन जाता है। उस प्रॉमिस में जब हम कंसिडरेशन ऐड करते हैं तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। और ऐसे अग्रीमेंट्स जो लीगली एनफोर्सिएबल हैं, वो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ऑलराइट, तो ये है स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें से हम अभी सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 ये सारे स्टेप्स देखेंगे। अभी हम हमारे फर्स्ट स्टेप पे हैं जो कि है प्रपोजल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक और रिकैप दे देती हूँ। कल मैंने आपको क्या बताया था कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए
when any person signifies his willingness to do or to abstain from doing something with the view to obtain the assent of the other person is said to have made a proposal. ये है डेफिनेशन. जैसे मुझे याद है मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रही हूं. आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी डेफिनेशंस ऐसे याद होनी चाहिए. इसके बाद आपको सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं याद होनी चाहिए, इस डेफिनेशन में क्या कीवर्ड्स है वो भी पता होने चाहिए. सबसे पहला कीवर्ड सिग्निफाइज. प्रपोजल को हमेशा कम्युनिकेट करना चाहिए. लालमन शुक्ला और हरभजन लाल वाला केस पढ़ा था हमने इसमें. ओके. विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ठीक है. क्या आपको सिग्निफाई करना है? अपनी विलिंगनेस, योर इंटेंशन टू मेक दैट पर्सन डू समथिंग और रिस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ठीक है. विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट. आपका ऑब्जेक्ट, आपकी इंटेंशन क्या है? टू गेट द असेंट, टू गेट द एक्सेप्टेंस टू योर प्रपोजल. ठीक है. इज सेट टू हैव मेड द प्रपोजल. ठीक है. तो ये है प्रीवियस क्लास का रिकैप जो हमने देखा. इसके अलावा हमने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पढ़ा था, वो भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था प्रीवियस क्लास में. आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इन्विटेशन टू प्रपोजल. अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रपोजल एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एक्सेप्टेंस. ये इन्विटेशन टू प्रपोजल क्या है? इन्विटेशन टू प्रपोजल का मतलब है प्रपोजल करने के लिए किसी को इनवाइट करना. इनवाइटिंग समवन टू मेक अ प्रपोजल टू यू. जब मैं किसी पर्सन को इनवाइट कर रही हूं कि आप आके मुझे प्रपोजल करो, तो वो क्या है मेरी तरफ से? क्या वो एक प्रपोजल है? नो. मेरी तरफ से वो एक इनविटेशन टू प्रपोजल है. और जो वो पर्सन जिसे मैं इनवाइट कर रही हूं वो क्या करेगा? वो मेरे को इन रिटर्न प्रपोजल करेगा जिसे मैं एक्सेप्ट करूंगी. तो जब आप किसी पर्सन को प्रपोजल ना करके उसे प्रपोजल करने के लिए इनवाइट करते हो, वो होता है इनविटेशन टू प्रपोजल. वो क्या होता है? इनविटेशन टू प्रपोजल. ऑलराइट. अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. हमने क्या देखा? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक प्रपोजल होता है, एक इनविटेशन टू प्रपोजल होता है. एक प्रपोजल होता है सॉरी, और उसका एक एक्सेप्टेंस होता है. बट कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रपोजल से स्टार्ट नहीं होते हैं, इनविटेशन टू प्रपोजल से स्टार्ट होते हैं. ऑल राइट. बट इन्विटेशन टू प्रपोजल इज नोवेयर डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हमने डेफिनेशन देखी, प्रपोजल एक्सेप्टेंस सबकी डेफिनेशन है. क्या इन्विटेशन टू प्रपोजल की डेफिनेशन है? नहीं. क्यों? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रपोजल होगा ही होगा. बिना प्रपोजल के कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता है. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्विटेशन टू प्रपोजल हो. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्विटेशन टू प्रपोजल हुआ है तो भी कॉन्ट्रैक्ट कहां से स्टार्ट माना जाएगा? प्रपोजल से ही स्टार्ट माना जाएगा. इन्विटेशन टू प्रपोजल इज नॉट अ स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए इसे डिफाइन नहीं किया गया है. बट केस लॉ से, प्रैक्टिसेस से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया है इंग्लिश केसेस के थ्रू. ठीक है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अभी मैं आपको सारी चीजें नोट्स में बताऊंगी. फार्मास्यूटिकल सोसाइटी
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिकल्स। क्या है इसमें अभी हम देखेंगे, ठीक है, बट ये इस पे सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अब क्या होता है इनविटेशन टू प्रपोजल? फॉर एग्जाम्पल, मैं गई, ए पर्सन है, वो जाता है शॉपिंग मार्ट, शॉपिंग मार्ट एज इन रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश, ऑल राइट, रिलायंस फ्रेश है, डी मार्ट है, या स्पार है, मोर है, स्टोर्स लाइक दीज। इसमें क्या होता है, आप जाते हैं, आप वहां पे शेल्फ्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बाय हनी, मुझे शहद खरीदना है, हनी खरीदना है, तो ये हनी वाले शेल्फ पे 3 तरीके के हनीज रखे हुए हैं। एक तो डाबर का है, एक पतंजलि का है, और तीसरा भी किसी एबीसी कंपनी का है, ठीक है। अब मेरे को हनी चाहिए, मेरे सामने 3 टाइप के हनीज हैं, 3 अलग अलग ब्रांड्स के हनी पड़े हैं, हनी के बॉटल्स पड़े हैं। अब मैंने क्या किया, तीनों का प्राइस कंपेयर किया, किस पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डाबर पे सबसे अच्छा ऑफर था, सबसे ज्यादा जो मुझे ऑफर अच्छा मिल रहा था वो डाबर पे मिल रहा था, शायद मुझे डाबर पे 1+1 मिल रहा था, ठीक है। तो इन तीनों में से अपना स्किल लगा के मैंने डाबर को पिक किया है, ऑल राइट। इसके बाद मैं जाऊंगी सीधा उस बॉटल को लेके कैश काउंटर पे, जहां पे कैशियर बैठा होगा, मैं उसे दूंगी वो बॉटल दे के वो क्या देगा, मुझे उसका बिल देगा, आई विल पे। ये पूरा प्रोसीजर है। अब इसमें क्या मैंने जाके प्रपोजल किया है या फिर वो प्रपोजल था रिलायंस स्मार्ट की तरफ से, जो उन्होंने सारे हनीज सजा के रखे हैं, क्या ये प्रपोजल है कि आओ आप खरीदो? नो, ये जो है द वेरी फैक्ट कि सारी चीजें शेल्फ्स में अरेंज्ड हैं एंड देन वी कैन पिक द थिंग, ये क्या है, ये इनविटेशन टू प्रपोजल है, ऑल राइट। अपना स्किल, बहुत सारे टाइप की वहां पे एक ही चीज अवेलेबल है, अपना स्किल और जजमेंट लगा के मैंने उसमें से एक पिक किया और उसके लिए मैं कैश काउंटर पे जाके प्रपोजल करूंगी दैट आई वांट टू बाय दिस। अब उस कैशियर के ऊपर है कि वो मुझे मना भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो देखेगा और वो बोलेगा मैम इसकी तो एक्सपायरी हो चुकी है, आई कांट गिव यू दिस, ऑल राइट। तो उसके ऊपर है वेदर ही कैन accept my proposal that I want to buy this honey, या फिर he rejects my proposal, ठीक है। तो ये जो है, ये तो है इनविटेशन टू प्रपोजल। यहां से जब मैं कोई चीज पिक करूंगी और कैश काउंटर पे जाके दूंगी, दैट इज माय प्रपोजल। इसके थ्रू ये पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं टू मेक द प्रपोजल कि यार इनमें से कोई चुनो और अपना प्रपोजल दो बाय करने के लिए। मैंने एक चुना, मैंने अपना प्रपोजल दिया कैश काउंटर पे जाके, कैशियर के हाथ में है, अब वो चाहे तो बोल सकता है ओके मैम इतना इतना बिल हुआ है, तो जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो गया एक्सेप्टेंस। बट अगर उसने मुझे देने से मना कर दिया, दैट मीन्स ही हैज नॉट एक्सेप्टेड माय ऑफर। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ इनविटेशन टू प्रपोजल। जब भी ऐसे चीजें होती हैं, जब आपके पास ऑप्शन होता है आउट ऑफ मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू पिक वन, वो होता है इनविटेशन टू प्रपोजल। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके पास मेन्यू कार्ड होता है, एक साइड पे सारे फूड आइटम्स लिखे होते हैं, दूसरे साइड पे उसके सारे प्राइसेस लिखे होते हैं। तो ये मेन्यू कार्ड क्या है? दिस मेन्यू कार्ड इज इनविटेशन टू प्रपोजल। फिर आप इसमें अपना स्किल लगा के कि आई वॉन्ट टू ईट चाइनीज बट चाइनीज इज टू कॉस्टली, तो आई थिंक आई शुड ईट इटालियन बिकॉज इटालियन लुक्स मोर चीपर, तो मैं इटालियन ऑर्डर करूंगी। देन मैं जिस वेटर को बोलूंगी जो मेरा ऑर्डर लेने आएगा कि मुझे एक पिज्ज़ा और एक पास्ता चाहिए, अब उसके ऊपर है ही कैन एक्सेप्ट इट कि ओके मैम 15 मिनट में देके जा रहे हैं, या ही कैन रिजेक्ट इट कि नहीं मैम चीज़ खत्म हो गया तो यू कैन नॉट गेट पिज्ज़ा एंड पास्ता। सो इट्स अप टू हिम। तो ये मेन्यू कार्ड क्या है? दिस इज इनविटेशन टू प्रपोजल। वो अपने सारे प्राइजेस और आइटम्स लिख के हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप इसमें से कुछ भी चूज करके हमें प्रपोजल दो।
ठीक है, तो ये है इनविटेशन टू प्रपोजल। इसे देख के अपना स्किल अप्लाई करके हम जो चीज ऑर्डर करेंगे वो होगा हमारा प्रपोजल टू द रेस्टोरेंट। देन द पर्सन कंसर्न वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑल राइट, ये होता है इनविटेशन टू प्रपोजल, ये होता है इनविटेशन टू प्रपोजल। ओके, सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी समझाया है। बहुत मैंने एग्जाम्पल्स देके समझाया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। और अब आप ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सोच सकते हो जिसमें कि इनविटेशन टू प्रपोजल होता है, हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं। कहीं भी आप जा रहे हो, कोई पैम्फलेट आपको दिया है सपोज, तो उस पैम्फलेट में अगर किसी ब्यूटी सैलून का पैम्फलेट है, कई बार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें सारी सर्विसेज और उसके प्राइसेस लिखे हुए होते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज इनविटेशन टू प्रपोजल। कई बार आप मॉल में जाते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अपने पैम्फलेट्स देती है। ऑल राइट, उसमें क्या होता है, उसमें होता है 50% डिस्काउंट ऑन एपरल्स। दैट इज व्हाट, दे डिस्काउंट दिखा के दे आर इन्वाइटिंग अस टू मेक द प्रपोजल। अब मैं अगर डिस्काउंट देखूँ, अरे फ्लैट 50% ऑफ, मैं जाऊंगी, मैंने जाके बोला कि किस पे है 50% ऑफ, उन्होंने दिखाया, मैंने वहां से एक चीज पिक करी एंड कैश काउंटर पे जाके दी। That is what? That is my proposal. The person on the cash counter gives me the bill for that, accepts my money. That is what? That is his acceptance. ठीक है, तो ये है invitation to proposal, ये है invitation to proposal। नोट्स पे चलते हैं, एक बार रीड करते हैं कि invitation to proposal क्या है according to our notes. All right. Okay. Invitation to proposal. In cases where goods are displayed, it is not an offer, it is an invitation for the customer to make the proposal or to make the offer. जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले में है वहाँ पे वो कभी भी ऑफर नहीं होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। ऑब्वियसली अगर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो सारी डिशेस डिस्प्ले पे नहीं हो सकती हैं, तो वो किसके फॉर्म में होती है, वो मेन्यू कार्ड के फॉर्म में होती है, आपके पास पूरा डिस्प्ले हो जाता है उसमें और उसके प्राइजेस भी होते हैं। तो जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं, चीज़ें डिस्प्ले में हैं, आपके पास ऑप्शंस है, दैट यू कैन चूज, यू कैन अप्लाई योर माइंड एंड यू कैन चूज योर ओन चॉइस, वो क्या होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, इन्विटेशन टू प्रपोजल। इन्विटेशन टू प्रपोजल को इन्विटेशन टू ऑफर भी बोला जाता है। ऑल राइट, और जब आप उसमें से कुछ सिलेक्ट करते हो, दैट इज योर प्रपोजल, दैट इज योर प्रपोजल। तो ये होता है इन्विटेशन टू प्रपोजल। ये प्रपोजल नहीं होता है, ये इन्विटेशन टू प्रपोजल होता है। एक चीज और, जब भी हम किसी ऑक्शन में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, एक ऑक्शनियर होता है। ऑक्शनियर मतलब जो ऑक्शन कंडक्ट करवा रहा है, जो बैठा है, जो वहां पे हैमर के थ्रू बिड को फाइनल करेगा, वो होता है ऑक्शनियर। लोग सामने बैठे होते हैं, सब अपना अपना बिड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक प्रॉपर्टी के लिए, किसी फॉर एग्जाम्पल किसी लैंड की ऑक्शन हो रहा है, तो उसके ऑक्शन में एक पर्सन ने बोला 1 लाख, तो होता है 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3। 1 लाख 3 होने से पहले अगर किसी ने बोल दिया 5 लाख, तो फिर वो बोलेगा 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। 5 लाख 3 बोलने से पहले अगर किसी ने बोल दिया 10 लाख, तो इस तरीके से ऑक्शन होता है, हम सब ने देखा है। ओके, तो ये ऑक्शन क्या है, ये ऑक्शन है, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू प्रपोजल। जो लोग उसमें आके अपनी बिड लगाते हैं, दैट इज व्हाट, जो बिड होती है वो बिड होता है प्रपोजल। और जब जिस भी बिड पे 3 तक काउंट होके हैमर फॉल हो जाता है, फॉल ऑफ हैमर, वो क्या होता है, वो होता है एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो बिड फाइनल हो जाती है, मतलब उसकी बिड एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑक्शन क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर। गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर, न्यूज़पेपर में आप कई बार देखते हैं गवर्नमेंट क्या निकालती है, टेंडर्स निकालती है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए टेंडर्स निकालती है। टेंडर देखा गवर्नमेंट का, अब बहुत सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वो क्या करेंगे, उन टेंडर्स के लिए अपने प्रपोजल्स भेजते हैं।
जिसका प्रपोजल गवर्नमेंट को सबसे अच्छा लगता है उसका टेंडर अप्रूव हो जाता है। दिस इज व्हाट, तो ये जो टेंडर निकाला गया है वो क्या है, दिस इज इन्विटेशन टू प्रपोजल। इस टेंडर के सामने जो प्रपोजल्स आएंगे वो होंगे प्रपोजल, और जिसका टेंडर अप्रूव हो जाता है, जिसका प्रपोजल अप्रूव होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सेप्टेंस, वो होगा एक्सेप्टेंस। तो ये टेंडर क्या हुए, इन्विटेशन टू प्रपोजल। ऑल राइट, अब देखते हैं, कस्टमर देन एक्चुअली मेक्स द प्रपोजल, और उसके बाद कस्टमर होता है जो एक्चुअली प्रपोजल करता है। ही कैनॉट बाइंड द शॉपकीपर टू एक्सेप्ट। अब अगर मैं सपोज वो जो मैंने हनी वाला एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने हनी उठाया वहां से डाबर वाला और मैं कैशियर के पास गई, मैंने कैश काउंटर पे जाके मैंने बोला कि मुझे ये हनी चाहिए। उसने बोला मैम मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, ये डिस्प्ले वाला है और हमारा इसका जो स्टॉक है दिस इज नॉट फॉर सेल, दिस इज फॉर डिस्प्ले, और इसका स्टॉक खत्म हो गया। क्या मैं उसके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ कि आपने प्रपोजल किया है डिस्प्ले करके, मैंने एक्सेप्ट किया है, अब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, नहीं आपको देना पड़ेगा? नो। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्ले हुआ है वो प्रपोजल नहीं है, वो इन्विटेशन टू प्रपोजल है। प्रपोजल तो आपने किया है, अब जब आप प्रपोजल करते हो तो सामने वाले के पास चॉइस है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, तो आप उसको बाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, देयर आर 3 स्टेजेस। कॉन्ट्रैक्ट की 3 स्टेजेस कब कब होती हैं इन्विटेशन टू प्रपोजल? एक होता है प्रपोजल और उसके बाद होता है एक्सेप्टेंस। मैंने अभी आपको समझाया। इफ वन नीड्स टू डिसाइड वेदर इट इज अ प्रपोजल और इन्विटेशन, तो आपको क्या देखना होता है, इट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन ऑफ द पार्टीज थ्रू ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आपको इंटेंशन देखनी होगी पार्टीज की। अगर कोई चीज डिस्प्ले पे लगाई गई है तो क्या वो प्रपोजल है, क्या वो एक्सेप्टेंस है, क्या वो प्रपोजल है या वो इन्विटेशन टू प्रपोजल है, वो कैसे पता लगेगा? वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू पता लगेगा। ठीक है, ट्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट फाइंड्स आउट द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। रियल इंटेंशन क्या है वो देखना पड़ता है। ठीक है, इन्विटेशन टू प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम प्रपोजल। The distinction is dependent upon the intention of the person making it, the intention that he would be bound no sooner the offeree signifies his assent to it. Sometimes one signifies to another not his willingness but merely an information. ओके, अब कई बार आप देखते हैं लिखा होता है 50% ऑफ, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा अप टू लिखा होता है। आप वो पढ़ते नहीं हो, आप क्या देखते हो, आपको लगता है फ्लैट 50% ऑफ है, आप चले जाते हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा है 50% ऑफ, वो क्या है? दिस इज इन्विटेशन टू प्रपोजल। क्या वो प्रपोजल है? नहीं, वो प्रपोजल नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रपोजल होता तो उनको अप टू बड़ा बड़ा लिखना पड़ता, क्योंकि तब उनको लगता कि अगर हमने छोटा अप टू लिखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो पर्सन हमें स्यू कर सकता है। ओके, प्रपोजल में आपकी इंटेंशन होती है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बट इनविटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनविटेशन में आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो आपके पास प्रपोजल करने के लिए, इसीलिए आप छोटा सा अप टू लिखते हो। अगर आप ये प्रपोजल कर रहे होते तो अप टू बड़ा होता, लाइक 50%, ताकि कोई आगे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो पाए। आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए प्रपोजल के अंदर। इन्विटेशन टू प्रपोजल के अंदर आप छोटा सा अप टू लिखते हो जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, यू आर जस्ट सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। जब कस्टमर्स आते हैं तो आप किसी किसी पे 20%, किसी किसी पे 30%, किसी किसी पे 50% भी देते हो। तो जब कस्टमर बोलेगा 30% क्यों दे रहे हो, बाहर तो 50% लिखा है, तो आप बोलोगे क्या, उसके नीचे छोटा सा अप टू लिखा है। दिस इज व्हाट, दिस इज इन्विटेशन टू प्रपोजल। ठीक है, okay, with a view to obtain proposal is called invitation to proposal. The rationale behind this is that if such invitations are treated as proposals, they may amount to business inconvenience. Obviously,
अगर इन प्रपोजल्स को हम इन्विटेशंस को हम प्रपोजल मानते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस इनकन्वीनियंस कॉज हो जाएगा बहुत ज़्यादा और इनजस्टिस कॉज हो जाएगा, ठीक है। In the case of Pharmaceutical Society of Great Britain versus Bootcash chemists, it was held that the customer selected a drug, a medicine, from the shelf and brought it to the cash counter. जैसे मैंने आपको हनी वाला एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मेडिसिन वाला केस में, ठीक है। It was held that it was only an offer to buy. There was no sale effected till the buyer offer was accepted by the acceptance by of price, ठीक है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर के अंदर, वो इनविटेशन टू प्रपोजल होती है। एडवर्टाइजमेंट सपोज कई बार आप देखते हैं न्यूज़पेपर में जॉब एडवर्टाइजमेंट आई होती है कि दिस एंड दिस कंपनी इज हायरिंग, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज एन इन्विटेशन। उसे देख के कई सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं अपना रिज्यूम और सीवी वगैरह सेंड करके। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रपोजल। अब जिसका सीवी सबसे ज्यादा अच्छा होता है उसका सीवी एक्सेप्ट होता है उस जॉब के लिए, उसे अपॉइंट कर लिया जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेप्टेंस। तो ये एडवर्टाइजमेंट्स भी इन्विटेशन टू प्रपोजल होते हैं, ठीक है। कैटलॉग्स, कैटलॉग क्या है, ये भी इन्विटेशन टू प्रपोजल है। आप किसी अच्छे हाई एंड बुटीक पे जाते हैं तो आपको वो सीधे क्लोथ्स दिखाना स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको वो पहले कैटलॉग देते हैं किसी डिजाइनर का। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू सब्यसाची, आप सब्यसाची पे जाओगे तो आपको कैटलॉग दिखाया जाएगा, ओके वो आपको टैब देते हैं और उस पर आपको कैटलॉग दिखाया जाता है। एंड देन जो डिजाइन आप सिलेक्ट करते हो उसका फिजिकल पीस आपको दिखाया जाता है। वो कैटलॉग क्या है, इन्विटेशन टू प्रपोजल। सारे देख के आपने एक चूज किया, दिस रेड साड़ी इज नाइस, तो फिर वो आपको रेड साड़ी दिखाएंगे और आप उसके लिए प्रपोजल करोगे, आई वॉन्ट टू बाय दिस, देन वो एक्सेप्ट करेंगे उसको। तो ये कैटलॉग्स भी इन्विटेशन टू प्रपोजल होते हैं। वेंडिंग मशीन्स, ये प्रपोजल होती है क्योंकि वेंडिंग मशीन में कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये क्या है, सपोज वाटर बॉटल वेंडिंग मशीन है, क्या आप उसमें से चॉकलेट निकाल सकते हो, नहीं। वाटर बॉटल वेंडिंग मशीन है तो वाटर बॉटल ही निकलेगी ना, तो वो क्या है, वो प्रपोजल है। आप वाटर बॉटल के लिए बटन प्रेस करके आप अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ठीक है। सेम एटीएम, अब एटीएम में से पैसे ही निकलेंगे, एटीएम में से कोल्ड ड्रिंक्स तो निकलेंगी नहीं। तो एटीएम क्या है, इट इज अ प्रपोजल। आप अपना पिन एंटर करके और उसमें कैश अमाउंट एंटर करके एक्सेप्टेंस दे रहे हो कुछ अमाउंट निकालने का, वहां पे आपके लिए चॉइस है नहीं, कैश ही विड्रॉ करना है आपको, तो इसीलिए वो प्रपोजल है, इन्विटेशन टू प्रपोजल नहीं है। तो इट डिपेंड्स, सी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। आपको फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग केस टू केस डिपेंड करता है कि ये प्रपोजल है या इन्विटेशन टू प्रपोजल है। तो आपको सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी, ऑलराइट। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू प्रपोजल। तो प्रपोजल और इन्विटेशन टू प्रपोजल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अब हम ये देखेंगे, ओके। प्रपोजल is defined in 2 clause A कि प्रपोजल क्या है, signifying the willingness to do or abstain from doing something। बट इन्विटेशन जो है इसमें कोई विलिंगनेस नहीं चाहिए, कोई सिग्निफाइंग नहीं चाहिए, ये सिर्फ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं डिफाइंड भी नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, अगर कोई अग्रीमेंट प्रपोजल से स्टार्ट करता है तो सिर्फ 2 स्टेजेस होती हैं, प्रपोजल एंड देन एक्सेप्टेंस। बट अगर कोई अग्रीमेंट इन्विटेशन से स्टार्ट होता है तो उसमें 3 स्टेजेस होती है, इन्विटेशन, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे, प्रपोजल इज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। प्रपोजल अग्रीमेंट का पार्ट होता है, बट इन्विटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। मैंने आपको बताया अगर किसी केस में इन्विटेशन है भी तो भी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से फॉर्मेशन मानी जाएगी, प्रपोजल से ही मानी जाएगी। इन्विटेशन को हम स्टेप काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजल क्या होता है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। बट इन्विटेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू ऑब्टेन द प्रपोजल, ठीक है। In case of proposal, the burden of acceptance
लाइज ऑन द पर्सन। प्रपोजल के केस में एक्सेप्टेंस किसको करनी होती है? जिस पर्सन को आपने प्रपोजल किया है। बट इनविटेशन के केस में प्रपोजल एक्सेप्टेंस किसको करनी है? जिसने इनविटेशन दिया था उसको ही एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे और ये टॉपिक था हमारा इनविटेशन टू प्रपोजल का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कई सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इसी बात पे आ जाता है कि ये बाइंडिंग होगा या नहीं होगा। देन यू हैव टू डिसाइड कि ये इनविटेशन था या प्रपोजल था। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड इन दैट। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको अच्छे से, मैंने जो आपको बताया, आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। ऑलराइट, आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर, किसी भी स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप देखेंगे एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों में आपको कई सारे ऐसे फैक्चुअल प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे जिसमें कि इनविटेशन टू प्रपोजल का आपको देखना है और एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है, डिसाइड करना है। उस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो अब देखते हैं आगे। ये तो था हमारा पहला टॉपिक आज का। हमारा दूसरा टॉपिक है आज का काइंड्स ऑफ प्रपोजल। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है आज का? काइंड्स ऑफ प्रपोजल। काइंड्स ऑफ प्रपोजल। अब कितने टाइप के प्रपोजल्स होते हैं? ओके, सबसे पहला होता है एक्सप्रेस प्रपोजल, देन implied proposal, then क्रॉस प्रपोजल। मैं आपको ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूं किस किस टाइप के होते हैं। काउंटर प्रपोजल, स्टैंडिंग प्रपोजल, जनरल प्रपोजल, स्पेसिफिक प्रपोजल। ये है काइंड्स ऑफ प्रपोजल। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सबसे पहले मैं ये समझाऊंगी आपको। एक्सप्रेस प्रपोजल, इम्प्लाइड प्रपोजल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्सप्रेस प्रपोजल क्या होता है? एक्सप्रेस प्रपोजल होता है जब आप प्रपोजल देते हो या तो बोल के या तो लिख के, मतलब आप किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे ओरल हो या फिर रिटन एक्सप्रेशन हो। तो आप कैसे ना कैसे करके अपने प्रपोजल को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो होगा एक्सप्रेस प्रपोजल। कई बार प्रपोजल इम्प्लाइड भी होता है। कई बार क्या होता है? प्रपोजल क्या होता है? इम्प्लाइड भी होता है। इम्प्लाइड प्रपोजल का क्या मतलब होता है? बिना एक्सप्रेस किए, आप ना बोल रहे हो अपने प्रपोजल का या ना ही आप किसी को लिख के प्रपोजल दे रहे हो, आप अपने कंडक्ट से ये शो कर रहे हो, जेस्चर्स से, अपने एक्शन से ये शो कर रहे हो दैट यू आर मेकिंग अ प्रपोजल। ये होता है इम्प्लाइड प्रपोजल। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। हम जो स्टार्ट करेंगे जनरल प्रपोजल से। जनरल प्रपोजल सबसे पहले हमें पढ़ना है। मैं आपको पहले एक रफ आइडिया दे देती हूँ जनरल प्रपोजल क्या होता है। जनरल प्रपोजल वो प्रपोजल होता है विच इज मेड टू दी वर्ल्ड एट लार्ज। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को कोई प्रपोजल नहीं कर रहे हो, आप एक जनरल प्रपोजल कर रहे हो जो पूरे वर्ल्ड के लिए है, सबके लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है। कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक केस पढ़ा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या था? ए का सन मिसिंग होता है,
ए अपने सर्वेंट को बोलता है कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ, वो चला जाता है। उसके जाने के बाद ए न्यूज़पेपर में एक इंफॉर्मेशन दे देता है कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढेगा उसे मैं 5,000 रुपये का इनाम दूंगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो न्यूज़पेपर की एड है कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढेगा मैं उसे 5,000 का रिवॉर्ड दूंगा। दिस इज अ प्रपोजल कि अब कोई भी उसके बेटे को ढूंढेगा तो ही इज बाउंड टू गिव 5,000 रुपीज, ही कैन नॉट से नो। तो ये इन्विटेशन तो नहीं है, ये है तो प्रपोजल। क्यों? क्योंकि वो बाउंड हो जाएगा अगर किसी ने ढूंढ लिया तो। ठीक है, ये प्रपोजल क्या वो किसी एक पर्सन को कर रहा है? नहीं, इसने एडवर्टाइजमेंट दे दी है। अब कोई भी पर्सन दुनिया में, कोई भी इंसान जो उसके बेटे को ढूंढता है वो क्या माना जाएगा? जैसे ही किसी ने वो पढ़ा एड और उसके बाद उस बेटे को ढूंढ लिया तो वो क्या माना जाएगा? दैट कोई भी पर्सन जो उस चीज को परफॉर्म कर रहा है जो उसने अपने प्रपोजल में लिखा है, दैट इज बेटे को ढूंढना। जैसे ही वो परफॉर्म करेगा दैट मीन्स दैट पर्सन हैज एक्सेप्टेड एज प्रपोजल। तो ये कैसा प्रपोजल था? ये जनरल प्रपोजल था, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए था कि कोई भी ढूंढ ले, पर जो ढूंढेगा उसे 5,000 रुपए मिलेंगे। दिस वॉज जनरल प्रपोजल। इसी का उल्टा होता है स्पेसिफिक प्रपोजल। जब आप प्रपोजल या ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को कर रहे हो कि ए ने बी को ही ऑफर किया है कि मैं अपना घर तुम्हें बेचना चाहता हूं, ए सी को नहीं बेचना चाहता, ए बी को ही प्रपोजल कर रहा है टू सेल हिज हाउस। दिस इज व्हाट? दिस इज स्पेसिफिक प्रपोजल। पिछले केस में ये क्या है? ये जनरल प्रपोजल है। इवन हरभजन सिंह वर्सेस हरचरण सिंह वाले में, जो हमने हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल वाले में, उसमें भी क्या था? उसमें भी जनरल प्रपोजल था, उसमें भी जनरल प्रपोजल था। ऑलराइट, अब एक बार पढ़ लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट, जनरल प्रपोजल। A proposal which is made to the world at large. A proposal which is made to the world at large. ये क्या होता है? ये होता है जनरल प्रपोजल। ये क्या होता है? ये होता है जनरल प्रपोजल। It is uncertain as to whom it is made. कि ये प्रपोजल आप किसे कर रहे हो, ये बात अनसर्टेन है, ये बात अभी तक सर्टेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रपोजल जनरली कर दिया जाता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, ये जनरली कर दिया जा रहा है। ठीक है, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय अ सर्टेन पर्सन, बट कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस वेस्ट इन पर्सन टू whom it is made और made known। जिसके भी नॉलेज में वो आता है वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज सिग्निफाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ इट्स टर्म। अब वो एक्सेप्ट कैसे पता लगेगा कि इस एक्स पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है? ऐसे पता लगेगा कि जब उसने वो एड पढ़ी, वो रिवॉर्ड वाली बात पढ़ी न्यूज़पेपर में, उसके बाद उसने उसके बेटे को ढूंढा और उसके पास लेके गया हैंड ओवर करने के लिए। तो ये जो पूरा एक्ट है उसका, इससे हमें समझ आ रहा है कि उसने वो पढ़ के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसे परफॉर्म किया है। दैट मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल। ठीक है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इस केस में क्या हुआ था, लेट मी जस्ट टेल यू। केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें एक कंपनी है ए, ठीक है, जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इन्होंने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है स्मोक बॉल, जो किस चीज को प्रिवेंट करती है? इन्फ्लुएंजा की डिसीज जो होती है, इन्फ्लुएंजा डिजीज है, इसके अगेंस्ट है ये। इससे बचने के लिए आप ये ले लो। ये लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं कि हम लोग ये मेडिसिन बना रहे हैं, हमने ये मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है स्मोक बॉल।
जो भी इसे कंज्यूम करेगा जिस तरीके से हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस तरीके से, कैसे प्रिस्क्राइब किया इन्होंने, आपको 2 वीक्स तक इसको एक दिन में 3 बार लेना है। अगर आप इस तरीके से इसको लेते हो 2 हफ्ते तक तो आप इन्फ्लुएंजा आपको नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा लेने के बाद, इन्होंने ये भी लिखा था न्यूज़पेपर में कि अगर ऐसे लेने के बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा होता है तो हम उसे कुछ अमाउंट लिखा था कि हम आपको इतना कॉम्पेंसेशन देंगे। सो रीडिंग दैट, मिस कार्लिल, इन्होंने वो स्मोक बॉल खरीदी मेडिसिन और उसको इसी तरीके से कंज्यूम किया, बट स्टिल उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। शी क्लेम्ड कॉम्पेंसेशन। तो कार्लिल, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, वो उस टाइम पे इट डिनाइड टू गिव कॉम्पेंसेशन। उन्होंने बोला हमने, वी डिड नॉट मेक एन ऑफर टू मिस कार्लिल। तो इस समय पे कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ जरूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर करो। आपने जो न्यूज़पेपर में ऐड देके अपनी बॉल की, स्मोक बॉल की, जो भी ये प्रपोजल किया है, इट इज अ जनरल प्रपोजल, इट इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। आपने उसमें तरीका भी लिखा है। अब कोई भी उसे परफॉर्म करके, मतलब उस प्रिस्क्राइब्ड तरीके से उस स्मोक बॉल को कंज्यूम करके उसे एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर उस तरीके से उस पर्सन ने कंज्यूम किया है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज एक्सेप्टेड योर प्रपोजल। यहाँ पे मिस कार्लिल ने उसी तरीके से परफॉर्म किया है जैसे आपने बोला है, फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हुआ है। नाउ यू आर बाउंड टू परफॉर्म योर प्रॉमिस, यू आर बाउंड टू पे हर द कॉम्पेंसेशन। ये केस है, ठीक है। एक बार हम इसमें देखते हैं नोट्स में। A company came up with a medicine for influenza by the name of carbolic smoke ball. The defendant issued an advertisement stating that the company will pay £100 to any person who contracted influenza after using the smoke ball thrice a day for 2 weeks. कंपनी ने यह भी बोला कि इन्होंने $1000 एक बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए कि भाई उसी बैंक अकाउंट से हम आपको कॉम्पेंसेशन ट्रांसफर कर देंगे। कार्लिल ने स्मोक बॉल लिया और उसको डायरेक्शंस और प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको कंज्यूम किया, बट स्टिल उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इट वाज हेल्ड दैट इट वाज एन ऑफर मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज विच इज टू राइपन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब कोई भी फ्रॉम द वर्ल्ड कम्स फॉरवर्ड, आगे आके उसके कंडीशंस को परफॉर्म करते हैं जो कि कार्लिल ने किया, तो आपको तो देना पड़ेगा आप कॉम्पेंसेशन, ये कोर्ट ने बोला था, ठीक है। तो दिस वाज द केस। अब इसमें मैंने सेक्शन 8 यहाँ पे आपको दिखाया है जिसमें ये लिखा है कि कोई भी पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है अपनी एक्सप्रेसली या फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म करके, जैसे कार्लिल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का ऑफर क्या है, इट इज स्पेसिफिक ऑफर। इट इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, अ प्रपोजल और एन ऑफर विच इज मेड टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक ऑफर। ओके, तो एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जनरल, स्पेसिफिक, ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रॉस ऑफर। या फिर क्रॉस प्रपोजल भी बोल सकते हैं हम इसको। ऑफर और प्रपोजल दोनों सेम टर्म्स हैं, तो कभी अगर ये यूज होते हैं एक दूसरे के लिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब सेम है दोनों का, ठीक है। क्रॉस ऑफर, क्रॉस प्रपोजल क्या होता है, सपोज ए ने 1 जनवरी 2023 को लेटर के थ्रू बी को एक ऑफर किया है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹1 lakh। सेम डे 1 जनवरी 2023 को
बी ने भी ए को एक ऑफर किया है एक लेटर भेज के, दैट आई वॉन्ट टू बाय योर कार एट 1 लाख। जब बी ने उसी दिन ए को ऑफर भेजा है तो बी को पता नहीं था कि उसी दिन ए ने भी बी को एक लेटर भेजा है ऑफर का, और जब ए ने बी को भेजा है लेटर तो ए को भी नहीं पता था कि भाई बी ने भी मुझे लेटर भेजा है ऑफर करने के लिए। पार्टीज सेम है। अब ये है ऑफर नंबर 1, ये है ऑफर नंबर 2। ऑफर नंबर 1 के अंदर और ऑफर नंबर 2 के अंदर पार्टीज सेम है। ए ने बी को किया है, बी ने ए को किया, पार्टीज सेम है, ठीक है। टाइम सेम है, उसी दिन सेम डे किया है, सेम टाइम पे किया है। सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, कार 1 लाख रुपीस की, कार 1 लाख रुपीस की। तो जब भी किन्हीं दो ऑफर्स के अंदर दो लोग एक दूसरे को साइमल्टेनियस ऑफर करते हैं अननोइंगली, जिसमें सेम पार्टीज होती हैं, सेम टाइम पे किया जाता है, सेम सब्जेक्ट मैटर होता है, बोथ ऑफ दीज ऑफर्स दे क्रॉस ईच अदर, तो उसे बोला जाता है क्रॉस ऑफर। अब ये दोनों ऑफर्स क्रॉस ऑफर्स हैं। इन दोनों में से जो भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बी का लेटर ए को पहले मिल गया, ए का लेटर बी को बाद में मिला, तो ए ने बोला ओह मैंने भी तो इसको यही बोला था, इसने मुझे पहले भेज दिया लेटर, तो चलो ओके मैंने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो बी का ऑफर जो है वो एक्सेप्टेड प्रॉमिस माना जाएगा, फिर वो प्रॉमिस बन जाएगा। दैट मीन्स दोनों ऑफर्स में से जो भी पहले एक्सेप्ट हो जाता है वो फिर प्रॉमिस बन जाएगा, वो फिर क्या बन जाएगा, वो फिर प्रॉमिस बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये होते हैं क्रॉस ऑफर्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्रॉस ऑफर्स। तो अभी हमने देखा क्रॉस ऑफर, एक बार पढ़ लेते हैं हम। अ प्रपोजल बिटवीन सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर and same terms, but the time of communication is such that both the offers they cross each other, मतलब सेम टाइम पे किए हैं, ठीक है। तो both A and B are aware of each other's offer, मतलब like they are unaware of each other's offer, ठीक है। तो ये तो है क्रॉस ऑफर जो मैंने आपको समझाया। हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑफर क्या है, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट हमें करना है काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर होता है जब ए ने बी को एक ऑफर दिया है दैट आई वांट टू बाय योर कार फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए में तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, विल यू सेल मी। ये हुआ ए का ऑफर बी को। बी को ये लेटर मिला, बी ने देखा 5 लाख रुपए में इतनी अच्छी मेरी एसयूवी गाड़ी है, मैं 5 लाख रुपए में नहीं। बी ने एक और लेटर भेजा ए को जिसमें लिखा था आई विल सेल माई कार फॉर 7 लाख। उसने क्या किया, 5 को 7 लाख कर दिया। तो ये जो बी ने ए को लेटर दिया, क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नो, ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि हमने जब एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, द पर्सन टू whom the offer or proposal is made gives his signifies his assent thereto. thereto का मतलब है to the same proposal. thereto का मतलब है उसी प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेंस, उसी सेम प्रपोजल की एक्सेप्टेंस देनी होती है। आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब है जैसा प्रपोजल आया है आप उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करोगे। यू कैन नॉट चेंज इट।
जैसे ही आप उस प्रपोजल में कोई भी चेंजेस करते हो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, वो होता है काउंटर प्रपोजल। वो होता है काउंटर प्रपोजल। एक्सेप्टेंस हमेशा एज इट इज के लिए दी जाती है। जब भी आप टर्म्स को चेंज कर देते हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, उसका मतलब होता है आप सामने से एक्सेप्टेंस देने की जगह एक प्रपोजल कर रहे हो कि 5 तो नहीं 7 लाख में खरीदनी है तो बताओ। अब ए के ऊपर है कि ही हैज टू एक्सेप्ट इट कि ओके चलो 7 लाख में दे दो, तो ये अब एक्सेप्टेंस देगा। क्यों? क्योंकि बी को जिसे एक्सेप्टेंस देनी थी उसने प्रपोजल कर दिया है। अब एक्सेप्टेंस किसको देनी है? ए को देनी है, क्योंकि ये है काउंटर प्रपोजल। ठीक है, तो ये होता है काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल का मतलब है जब जिस पर्सन को हम प्रपोजल कर रहे हैं वो एक्सेप्टेंस देने की जगह हमें सामने से एक और प्रपोजल करता है या फिर हमारे प्रपोजल के अंदर चेंजेस कर देता है, तो उसे माना जाता है काउंटर प्रपोजल। जैसे ही बी ने ए को काउंटर प्रपोजल किया, ए का जो ये वाला प्रपोजल था इट केम टू एन एंड, ये खत्म हो गया। अब कौन सा प्रपोजल है जो अलाइव है? ये वाला प्रपोजल। अब ए के ऊपर है कि वो इसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। जैसे ही ए इसे एक्सेप्ट करता है तो ये वाला प्रपोजल प्रॉमिस बनेगा, क्योंकि ये तो तभी खत्म हो गया जब बी ने सामने से प्रपोजल कर दिया। ठीक है, तो ये होता है काउंटर प्रपोजल। और इससे रिगार्डिंग आपको एक केस लॉ याद रखना है, टिन वर्सेस हॉफमैन। ठीक है, ओके। सो काउंटर प्रपोजल का मतलब है व्हेन अ प्रपोजल टू अ पर्सन, when a proposal is made to a person and instead of giving acceptance that person makes a proposal instead, or he modifies the terms of the original proposal, तो वो होता है काउंटर प्रपोजल। वो होता है काउंटर प्रपोजल। ऑल राइट, तो ये है काउंटर प्रपोजल। अब ये था हमारा नेक्स्ट सेकंड लास्ट काइंड ऑफ प्रपोजल। लास्ट टाइप ऑफ हमारा प्रपोजल है स्टैंडिंग प्रपोजल। स्टैंडिंग प्रपोजल का क्या मतलब होता है? स्टैंडिंग प्रपोजल जब कोई प्रपोजल किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। कि सपोज मैंने आपको प्रपोजल किया है, ए ने बी को प्रपोजल किया है और बोला है कि आप इसको 1 मंथ के अंदर अंदर एक्सेप्ट करो। मतलब ये प्रपोजल कब तक स्टैंडिंग है? पूरे 1 महीने के लिए। इस 1 महीने के अंदर आप कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडिंग प्रपोजल विच इज एग्जिस्टिंग, विच इज स्टैंडिंग फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम जाते हैं किसी मॉल में तो हम देखते हैं सपोज किसी स्टोर पे ऑफर लगा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या कैसे लिखे होता है कि फ्लैट 50% ऑफ अप टू 31 दिसंबर। तो अगर मैं नवंबर में गई हूँ, इसका मतलब 31 दिसंबर तक वो ऑफर चलेगा। मैं 31 दिसंबर के बीच में अगर वहां शॉपिंग करने जाती हूँ तो मुझे फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑफर बट फॉर fixed period of time, or it is not one time offer, it keeps on standing for a fixed period of time। तो ये होता है standing offer। ठीक है, an offer which is allowed to remain open for acceptance over a certain period of time। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक और इसी के साथ हमारा प्रपोजल का पूरा कॉन्सेप्ट, प्रपोजल का पूरा टॉपिक खत्म होता है। हमने प्रपोजल के टॉपिक में प्रपोजल की डेफिनेशन देखी, देन प्रपोजल के फीचर्स देखे कि सिग्निफाई होना चाहिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसके बाद हमने देखा इनविटेशन टू प्रपोजल, इसके बाद हमने देखे काइंड्स ऑफ
प्रपोजल्स। ये सारी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा प्रपोजल का टॉपिक कवर करती हैं। सो प्लीज़ अब आपको क्या करना है, हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं, प्रपोजल पूरा टॉपिक हमारा खत्म है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सेप्टेंस स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बेयर एक्ट रीड करनी है, प्रपोजल से रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आपको MCQs सॉल्व करने हैं, स्पेशली इनविटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट वाले, इनविटेशन टू प्रपोजल वाले टॉपिक के। रिवीजन करना है क्लास नोट्स का, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। दिस इज़ योर टास्क फॉर दिस टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, तो उससे पहले आप अपनी ये सारी चीज़ें करके इस प्रपोजल के टॉपिक को एकदम फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।